हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देव द्वारा रचित तीसरे पद का भावार्थ या व्याख्या समझेंगे। तीसरा पद भी कविठी है, इसलिए इसका प्रसंग पूर्ववत होगा। जैसा कि दूसरे पद में हम संदर्भ बताए हैं, वैसा ही संदर्भ इसका भी रहेगा। प्रसंग इसका अलग रहेगा। प्रसंग कैसे लिखेंगे देखिए। यहाँ कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद तारों से भरे हुए आकाश का वर्णन करते हुए कहा है कि पूर्णिमा की रात में आकाश तारों से भर जाता है तो वह कितना सुंदर और मनमोहक लगता है। इसी का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहा है कि भावार्थ देखिए। फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर उदधि दधि कोसो अधिकाई उमंगे अमंद। यहाँ कवि ये कह रहा है कि जो आकाश है इतना स्वच्छ है कि आकाश को देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्फटिक जो है एक रत्न है, वो पारदर्शी होता है, सफ़ेद होता है। तो आकाश को देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में स्फटिक की शिलाओं से कोई सुंदर सुधामयी सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया हो। और उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, उसमें दधि का समुद्र, उदधि का अर्थ होता है समुद्र, दधि का अर्थ होता है दही, कोसो मतलब जैसा, अधिकाई मतलब अधिकता, उमगे मतलब उमंग, अमंद मतलब कम होने का नाम नहीं लेना, कम ना होना। तो यहाँ कब ये कह रहा है कि आकाश को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में दही का समुद्र उमड़ रहा है। समुद्र जो है उमड़ता रहता है, ऐसे ही दही का समुद्र जो है वो उमड़ रहा है। और वो इतने उमंग के साथ उमड़ रहा है कि वो अमंद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो उसमें उसकी उमड़ने की अधिकता ही है, वो कम नहीं हो रहा है। और बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। और वह बाहर से लेकर भीतर तक, भीति मतलब होता है दीवार। तो यहाँ दीवार का मतलब यह है कि आकाश को देखने पर ऐसा लगता है कि कहीं भी उस स्वच्छता को कम करने के लिए कहीं भी कोई रुकावट या अवरोध बीच में नहीं है, वहीं कोई रुकावट या अवरोध पैदा नहीं कर रहा है। और ऐसा लग रहा है आकाश को देखने पे चांदनी रात इतनी स्वच्छ है कि जैसे दूध का झाग होता है वो भी सफ़ेद होता है, ऐसे दूध का झाग जो है पूरे फर्श पर, आंगन के पूरे फर्श पर दूध का सफ़ेद झाग जो है वो फैला हुआ है। और कवि क्या कह रहा है, तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। और उस पूरे आकाश में स्वच्छ चांदनी रात तारों से भरी हुई आकाश में ऐसा लग रहा है कि ये तारा जो है कोई तरुणी हो, कोई युवती हो, कोई स्त्री हो, वो रत्नों से जड़ित, तारों से जड़ित, सितारों से जड़ित हुई वस्त्र पहनकर झिलमिला रही हो। यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश जो है स्वच्छ है, उस स्वच्छ आकाश में तारे निकले हुए हैं और झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। तो तारों को देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये तारे जो है अपने सितारों से जड़ित वस्त्र पहनकर कोई युवती जो है उस आकाश में झिलमिला रही हो, झिलमिल झिलमिल करती दिखाई दे रही हो, ऐसा आकाश को देखने पर प्रतीत होता है। और फिर देखिए किससे तुलना की गई है, तारों को जो है एक नई युवती से तुलना की गई है। और
चंद्रमा की स्वच्छता को यहाँ दूध के फेन से तुलना की गई है। और फिर देखिए किससे तुलना की जा रही है, मोतीन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। यहाँ मल्लिका जो है ये एक सफ़ेद फूल है और मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस। तो सर्वत्र चांदनी ऐसी फैली हुई है जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे तारों से भरी रात इस प्रकार झिलमिला रही है जिस प्रकार सितारे जड़ित वस्त्र पहने युवती झिलमिल कर रही हो। और जो तारे हैं मोतियों की प्रकाश से मिश्रित, मोतियों की आभा से मिश्रित मल्लिका के सफ़ेद फूलों के समान अपने पराग कणों को, मकरंद मतलब पराग कणों को फैलाती हुई प्रतीत हो रही हैं। और देखिए आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और आकाश को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दर्पण के समान, शीशे के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से युक्त चांद का सौंदर्य जो है इतना अनुपम है कि वो ऐसा लग रहा है कि चांद जो है राधा का प्रतिबिंब हो। अब यहाँ चांद को कवि ने राधा का प्रतिबिंब बताया है, अर्थात कवि के अनुसार राधा का सौंदर्य इतना अनुपम है कि इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि चांद इतना सुंदर लग रहा है तो केवल राधिका का छाया मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, तो राधिका की सुंदरता कितनी होगी। अब देखिए यहाँ इसका भावार्थ के बाद विशेष देखिए, यहाँ कवि ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का बहुत ही सजीव और हृदयग्राही चित्रण किया है और वो ऐसे ऐसे उपमानों का प्रयोग किया है जो बहुत ही सुंदर और सार्थक है। और देखिए पूर्णिमा की चांदनी रात का मनोहारी चित्रण किया गया है। संपूर्ण पद्य में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। इसमें कवित छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें बिंब जो है, बिंब प्रयोग बहुत ही अनुपम है और इसमें पद मैत्री में भाषा को लयात्मक बनाया गया है। अब पूरे पद को पढ़िए, इसका भावार्थ समझिए, जहाँ जो शब्द समझ में ना आए लाइव क्लास में पूछिए। अब ये आपका चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। आगे दूसरे चैप्टर का वीडियो मिलेंगे।